नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अकबर कैसे गुजरात को जीतता है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा अकबर ने कैसे मालवा को जीता, उसके बाद हमने देखा अकबर ने कैसे चित्तौड़ को जीता। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अकबर ने कैसे गुजरात को जीता और गुजरात को जीतने के पीछे कारण क्या था। इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारे तथ्यों को देखेंगे, जैसे बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया, मिर्जाओं का जो संकट है वह संकट कैसा था, अकबर की जान किसने बचाई, कैसे अकबर युद्ध के मैदान में फंस चुका था और ऐसा लग रहा था कि अकबर को मार दिया जाएगा, लेकिन अंततः कैसे अकबर की जान बची। सारे घटनाक्रम को हम डिटेल से देखेंगे और जो गुजरात का अभियान है, यह अभियान अकबर की शक्ति का चरम कैसे है, कैसे अकबर अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है और कैसे वह दिखाता है कि वह कितना ताकतवर हो चुका है। इस सारे घटनाक्रम को और इन सारे विचारों को हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखें अकबर की गुजरात अभियान को। अकबर के गुजरात अभियान को अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको सबसे पहले पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। जो गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर जो आक्रमण किया गया उसके प्रमुख 3 कारण हमको दिखते हैं। पहला कारण यह, एक तो यह आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है। आर्थिक रूप से संपन्न क्यों? क्योंकि यहाँ पर है बंदरगाह, और बंदरगाह होने का मतलब क्या है? विदेशी व्यापार। दूसरा कारण है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या? जो मक्का और मदीना जाने वाले लोग हैं वह इन्हीं गुजरात के बंदरगाहों से जाया करते थे। तो दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या है? राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण कैसा? आपके हैं मिर्जा, और यह मिर्जा करते हैं विद्रोह, और विद्रोह करने के बाद चले जाते हैं गुजरात के क्षेत्र में और वहां पर डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। तो उस डिस्टरबेंस को भी दबाने के लिए अकबर गुजरात पर आक्रमण करता है। हम एक एक चीज को डिटेल से समझेंगे। आर्थिक कारण को देखेंगे, उसके बाद धार्मिक कारण, जैसे मैंने आपको बताया कि मक्का और मदीना की यात्रा जो होती थी वह इन्हीं बंदरगाहों से होती थी, तो धार्मिक कारण हो गया। राजनीतिक कारण में अगर हम देखें तो जो मिर्जाओं का संकट है, यह संकट कैसा है, मिर्जा है कौन, विद्रोह क्यों कर रहे हैं, इसको भी हम काफी डिटेल से समझेंगे। तो अब हम कारणों को कैटेगराइज करके देख लेते हैं। जो गुजरात का क्षेत्र है, यह उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है और अकबर अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार कर रहा था। मालवा के क्षेत्र को उसने जीता था, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को उसने जीता था। अब उसका लक्ष्य था कि गुजरात का जो पश्चिमी तट है, यानी व्यापारिक तट है, वहां पर अपनी सल्तनत को पहुंचाया जाए। इससे उसको राजनीतिक रूप से भी बहुत लाभ होता और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत लाभ होता, क्योंकि यहाँ पर खंभात जैसे बंदरगाह है, मक्का मदीना जाने का रास्ता है, और यहाँ का जो शासक है मुजफ्फर शाह तृतीय, वह काफी कमजोर है। एक कारण और बताया गया कि यहाँ पर जो सामंत है वह आपस में लड़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो स्थानीय हिंदू आबादी है उन पर अत्याचार हो रहा है, यह कारण भी बताया जाता है। तो अभियान के पीछे क्या कारण है? गुजरात की समृद्धि, विद्रोहियों का दमन, इसके साथ साथ जो दूसरा आक्रमण हुआ। अब यहाँ आप देखिए गुजरात पर 2 आक्रमण होंगे। जो दूसरा आक्रमण होगा वहां पर मुगल साम्राज्य का ही एक सरदार होगा, इत्मिदाद खान। अकबर इसे नियुक्त करता है अपने पहले अभियान के बाद, यानी गुजरात का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर नियुक्त किया जाता है इत्मिदाद खान को कि वह प्रशासन को देखे। लेकिन स्थानीय विद्रोह बढ़ जाता है और दूसरा आक्रमण जब होता है तो वह आक्रमण इसी इत्मिदाद खान के बुलाने पर किया जाता है। तो प्रमुख कारण हमने समझ लिए। जो ये मिर्जाओं वाली बात है, इसे आप थोड़ा बेसिक से समझ लीजिए। अकबर है, और अकबर कौन है? मुगल है। मुगल जो है वह तुर्क भी हैं और मंगोल भी हैं। तो तुर्कों में भी ऐसे बहुत सारे तुर्क हैं जो भारत में अपना नियंत्रण चाहते हैं। एक तो मुगल हो गए, यह नियंत्रण चाहते हैं। दूसरे जो कई अन्य तुर्क हैं, यह भी अपना नियंत्रण चाहते हैं। इन्हीं में ऐसे तुर्क जिनको अकबर ने प्रशासनिक पद दिए हैं, उनको कहा जाता था मिर्जा, और यह मिर्जा भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। दरअसल यह मिर्जा क्या चाहते हैं, अकबर को ही हटा दे, यानी मुगल साम्राज्य को ही हटा दे और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर ले। इसके साथ साथ जो गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर है व्यापार, और जब व्यापार बड़ी मात्रा में है तो जो आपके सामंत हैं, यह सामंत कहते हैं शक्तिशाली, और जब यह सामंत शक्तिशाली है तो यह क्या करते हैं? राजा का विरोध, यानी जो गुजरात का राजा है वह राजा कमजोर है, स्थानीय सामंत ज्यादा शक्तिशाली है। अब जो आपके यह स्थानीय सामंत ज्यादा शक्तिशाली है, यह क्या करना चाहेंगे? शक्ति का विस्तार, और शक्ति का विस्तार करने का मतलब युद्ध, और युद्ध होने का मतलब आम जनता पर अत्याचार, और यहीं पर बात आती है हिंदुओं पर अत्याचार। अकबर यह कारण भी बताता है कि वहां पर जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जो स्थानीय सामंत हैं वह आपस में लड़ रहे हैं और इससे हिंदू जनता पर काफी ज्यादा
अत्याचार हो रहा है। तो इन सब कारणों से गुजरात पर आक्रमण किया जाता है। अगर हम आगे समझना चाहें कि अकबर ने जब आक्रमण किया तो उस समय जो गुजरात की राजनीतिक स्थिति थी वह किस प्रकार की थी। हमने शुरुआती चरण में देखा या वीडियो के शुरुआत में हमने देखा कि गुजरात की जो राजनीतिक स्थिति थी वह किस तरह की थी, किस तरह से वहां से डिस्टरबेंस था और कैसे उसका लाभ उठाया गया। इसे अब हम डिटेल से समझेंगे। जब हम गुजरात को देखते हैं तो उस समय वहां पर जो शासन है वह शासन किसका है, मुजफ्फर शाह तृतीय का। मुजफ्फर शाह तृतीय केवल एक नाम मात्र का शासक था। वास्तविक जो सत्ता है वह स्थानीय सरदार और सामंतों के हाथ में थी, क्योंकि जो मुजफ्फर शाह है यह बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन नहीं चला पा रहा था। जो गुजरात का क्षेत्र है वह गुजरात का क्षेत्र अपने व्यापार के लिए बहुत फेमस था और यहाँ से होने वाली जो आय है वह आय जो सामंत हैं और जो आपके सरदार हैं इनके पास बड़ी मात्रा में पहुंच रहा था। और जब आय इन सरदारों और सामंतों के हाथों में बड़ी मात्रा में पहुंच रहा था तो ये जो है ये प्रशासन में एक बड़ी भूमिका अदा करने लगे, धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे और जो प्रशासक है उसकी भूमिका को ही कम करने लगे। यानी जो प्रशासक की भूमिका है वह भूमिका कम है, वास्तविक शक्ति सरदारों और सामंतों के हाथों में है। और जब भी हमने किसी इस तरह की व्यवस्था को देखा है तो वहां पर हमने पाया है कि क्या होता है, आंतरिक गुटबाजी। यानी दरबार में कई सारे गुट बनेंगे, क्योंकि सामंत ज्यादा ताकतवर हैं तो यह सामंत गुट बनाएंगे आपस में मिलकर और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र भी करेंगे। यानी चाहेंगे कि एक दूसरे को हटा दें और खुद का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लें सत्ता पर। यह सरदार लगातार ऐसा काम कर रहे थे। इनमें दो सबसे फेमस व्यक्ति हैं, एक इख्तियार उल मुल्क और दूसरा शेर खान कुलादी। यह दोनों बाद में बहुत भूमिका अदा करेंगे और यही दोनों जो व्यक्ति हैं यह मुख्यतः समर्थन देंगे किनको, मिर्जाओं को। और मिर्जा मिलकर अकबर के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। जब यह मिर्जा आकर मिलते हैं इन दोनों से तो यह दोनों इन मिर्जाओं की मदद करते हैं और इनकी मदद से जो मिर्जा है वह अकबर के खिलाफ विद्रोह कर पाते हैं। हम देखते हैं कि जो आपका हुसैन शाह मिर्जा है यह पहुंचता है बड़ौदा में, जो मोहम्मद हुसैन मिर्जा है यह पहुंचता है सूरत में और जो आपका शाह मिर्जा है यह पहुंचता है चंपानेर में। अब देखिए जब इनको मालवा से हटाया गया, यानी इन लोगों ने जब मालवा को छोड़ा तो यह गए राजस्थान में, राजस्थान से फिर यह गए गुजरात में। और गुजरात की क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह व्यवस्था कमजोर है और जब प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर है तो इन्होंने क्या किया, स्थानीय सामंतों से मिले। स्थानीय सामंतों से मिलने के साथ साथ इन्होंने कुछ छोटे क्षेत्रों पर अपना प्रशासन भी स्थापित कर लिया। जैसे जो आपका इब्राहिम हुसैन मिर्जा है इसने बड़ौदा पर अधिकार कर लिया, जो मोहम्मद हुसैन मिर्जा है इसने सूरत पर अधिकार कर लिया, जो शाह मिर्जा है इसने चंपानेर पर अधिकार कर लिया। अब अधिकार करने के बाद यह भी क्या बन गए, सामंत बन गए एक तरीके के, या हम कह सकते हैं सरदार बन गए। लेकिन ऐसे सरदार जो किसी केंद्रीय नियंत्रण में नहीं है, यानी मुजफ्फर शाह का इन पर नियंत्रण नहीं है। तो धीरे धीरे यह क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, यानी गुटबाजी करेंगे और गुटबाजी करके यह कोशिश करेंगे कि अकबर के खिलाफ विद्रोह करें और अकबर को ही कहीं ना कहीं पराजित कर दें। तो पहले क्रम में जो आक्रमण होगा उसका कारण हो गया। फिर जो दूसरा आक्रमण होगा अकबर का गुजरात में, उसमें क्या होगा, जो आपका इत्मिदाद खान है इसे अकबर नियुक्त करेगा। इसको आप ऐसे समझिए, गुजरात की पूरी पृष्ठभूमि हमने समझ ली। अब गुजरात में जो अकबर है वह करेगा आक्रमण, और जब अकबर आक्रमण करेगा तो पहला कारण हमने क्या समझा, कमजोर प्रशासन। फिर हमने देखा आर्थिक स्थिति और उसके बाद हमने देखा मिर्जा। तो ये तीन प्रमुख कारण हमको दिखते हैं। अकबर पहला आक्रमण करेगा और आक्रमण करने के बाद जो उत्तरी क्षेत्र है प्लस जो आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है इसे पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में ले आएगा और यहाँ पर नियुक्त कर देगा कोका को। कोका क्या करेगा, स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को देखेगा। इसके साथ साथ जो दक्षिणी क्षेत्र है और जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर नियुक्त करेगा इत्मिदाद खान को, और इत्मिदाद खान यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह चलाएगा। लेकिन जो दक्षिण का क्षेत्र है यहाँ पर जो आपके मिर्जा हैं, जो स्थानीय सरदार हैं, यह अभी भी बने हुए हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, ये सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। और जब विद्रोह करेंगे तो जो आपका यह इत्मिदाद खान है यह फिर से पुकारेगा किसको, अकबर को। तो जो दूसरा आक्रमण होगा अकबर का उसका कारण क्या है, इत्मिदाद खान का बुलावा। पूरा घटनाक्रम आप समझ चुके होंगे। अब हम तथ्यों को देख लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य के विद्रोही मिर्जा हैं इब्राहिम हुसैन मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा और शाह मिर्जा। अब यह कैसे आए और कैसे इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, कैसे यह मुगलों से कनेक्टेड है, इस पूरी बात को भी हम ठीक से समझ लेते हैं। जो ये आपके मिर्जा हैं यह है आपके तैमूरी वंश के। अब इसको भी आप ऐसे समझिए, मुगल वंश है और मुगल वंश मुख्यतः दो चीजों से या दो वंशों से कनेक्टेड है, एक आपके तैमूर और एक आपके मंगोल। इन दोनों से कनेक्टेड है कौन,
मुगल तो तैमूर वंश का एक भाग है जो मुगलों के रूप में विकसित हुआ है मंगोलों के साथ मिक्सअप के साथ। लेकिन बहुत सारे और तैमूरी लोग हैं, यह भी प्रशासन में हिस्सेदारी रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक चीज आप और समझिए, हमने चर्चा की है अफगान व्यवस्था की। तो अफगान व्यवस्था क्या थी? जो इनके सरदार होते थे वह किसी क्षेत्र को जीतते थे और जीत कर आपस में बांट लेते थे और अपने अपने क्षेत्र पर अपना अपना प्रशासन चलाते थे। जब कोई बाह्य आक्रमण या फिर बाहर से आक्रमण होता था, कोई इन पर अटैक करता था, तो यह चारों मिलकर क्या करते थे? युद्ध करते थे, लड़ते थे। लेकिन अपने अपने क्षेत्र में यह स्वतंत्र प्रशासक थे। यह थी आपकी अफगान व्यवस्था। मुगल वंश जो है वह तैमूरों से कनेक्टेड है, यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह शुरुआती चरण में अफगानों जैसी होगी। इसी तरह से हमने देखा था जो आपका खिलजी वंश है, उस खिलजी वंश की जो आधारशिला थी या जो उसका बेस था वह भी यही अफगान व्यवस्था थी। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते क्रम में जब हम देखते हैं मुगलों से पहले, तो आपका था इब्राहिम लोदी, यानी लोदी वंश का अंतिम प्रशासक। इसके समय में भी यही व्यवस्था थी, अफगानों की व्यवस्था। और जो लोदी वंश समाप्त हुआ उसके पीछे बड़ा कारण यह था कि यह क्या कर रहा था? केंद्रीयकरण। अब केंद्रीयकरण का मतलब जो अफगानों की पुरानी व्यवस्था है उस व्यवस्था को समाप्त करके पूरे प्रशासनिक क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। यह काम कर रहा था कौन? इब्राहिम लोदी। तो इसका विरोध हुआ, मुगल वंश की नींव पड़ी। अब जब मुगल वंश की नींव पड़ी, फिर भी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह पहले की तरीके ही डिमांड की जाएगी, यानी जो पहले के प्रशासक हैं वह पुरानी व्यवस्था को ही चाहेंगे, अफगान व्यवस्था। तो इसी क्रम में जो आपके तैमूर हैं, इन तैमूरों का एक भाग बन जाता है मुगल, मंगोलों से मिलकर। लेकिन जो दूसरा भाग है या फिर तैमूरों के जो और लोग हैं वह भी भारत में या उस समय के प्रशासनिक स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी चाहते थे, यानी प्रशासनिक हिस्सेदारी की मांग हो रही थी। तो उसी क्रम में तैमूरों के कुछ लोगों को प्रशासन में हिस्सेदारी दी गई थी और उनको कहा जाता था मिर्जा। अब यह उपाधि रिजर्व थी, यानी तैमूर वंश के वो लोग जिन्हें मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था में हिस्सेदारी मिलेगी वह कहलाते थे मिर्जा। यानी यह एक तरीके से जो आपके मुगल हैं उनके रिश्तेदार हैं, यानी दादा परदादा में कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। तो यह पूरा स्ट्रक्चर था प्रशासनिक व्यवस्था का। और यह थे कौन? इसलिए अकबर के रक्त संबंधी। अब जो आपके ये मिर्जा हैं यह भी बार बार यह कोशिश करेंगे कि केंद्रीयकरण करें, यानी पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले। वहीं जब मुगलों में आता है आपका अकबर, तो अकबर भी क्या करता है? केंद्रीयकरण की व्यवस्था को अपनाता है, यानी प्रशासनिक क्षेत्रों को जीतकर उन्हें अपने अंतर्गत शामिल किया जाए। तो अब टकराव होगा। मिर्जा कोशिश करेंगे कि वह अपना प्रशासनिक क्षेत्र बढ़ाएं, अकबर कोशिश करेगा कि वह अपना प्रशासनिक क्षेत्र बढ़ा ले जाए, क्योंकि अकबर ज्यादा शक्तिशाली निकलता है। और जब अकबर ज्यादा शक्तिशाली निकलता है तो वह अपना क्षेत्र आसानी के साथ आगे बढ़ा पाता है। मिर्जा कमजोर निकलते हैं तो मिर्जा क्या करते हैं? भाग जाते हैं। यानी जब अकबर ने मालवा पर अटैक किया तो मालवा को अकबर ने जीत लिया, तो मिर्जा आपके भाग गए। केंद्रीकरण की भूमिका मिर्जा भी अपनाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके पास शक्ति कम थी इसलिए वह लड़ नहीं पा रहे थे अकबर से, लेकिन प्रयास वह बार बार कर रहे थे। इसीलिए हम देखते हैं कि जो आपके यह मिर्जा है यह पहले भी कई बार विद्रोह कर चुके थे। और क्यों कर रहे थे विद्रोह? केंद्रीकरण यह भी चाहते थे, सत्ता पर अधिकार यह भी चाहते थे, अपने साम्राज्य को बढ़ाना यह भी चाहते थे। अब इसको हमने पूरा देख तो लिया है, लेकिन तथ्यों के लिए एक बार और देख लेते हैं। तैमूर वंश कहां से आया था? मध्य एशिया से। यानी जो आपके यह मिर्जा है यह अकबर के दूर के चचेरी भाई हैं। इनमें जो आपका इब्राहिम हुसैन मिर्जा है, मोहम्मद हुसैन मिर्जा है, यह आपस में भाई हैं। और जो सुल्तान है आपका अबू सईद मिर्जा, यानी तैमूर का जो परपोता है उसका वंशज है। यानी तैमूर का परपोता कौन है? अबू सईद मिर्जा। अबू सईद मिर्जा के वंश के लोग हैं कौन? इब्राहिम हुसैन मिर्जा और मोहम्मद हुसैन मिर्जा। जो आपके अबू सईद मिर्जा हैं यह कौन है? बाबर के नाना हैं। यानी अबू सईद मिर्जा की जो बेटी है वह बेटी कौन है? बाबर की माँ। यह आप ध्यान रखेंगे, मतलब यह एक दूसरे से कनेक्टेड है पारिवारिक रूप से। जब हुमायूं ने प्रशासन संभाला था या उससे पहले जब बाबर ने प्रशासन संभाला था तो इनको भी प्रशासन में हिस्सेदारी दी थी। यही क्रम आगे भी चलता रहा। हुमायूं के समय में भी यह मुगल दरबार में शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे अकबर ने केंद्रीकरण की व्यवस्था अपनाई। और जब केंद्रीकरण की व्यवस्था अपनाई तो यह लोग क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए, रुष्ट हो गए अकबर से नाराज हो गए। और नाराज होने का मतलब अकबर से युद्ध होगा। अकबर से युद्ध होने का मतलब कोई ना कोई एक शक्ति पराजित होगी। और जाहिर सी बात है उस समय अकबर ज्यादा शक्तिशाली है, तो मिर्जा आपके
पराजित होंगे। लेकिन हम अकबर के समय भी देखते हैं कि शुरुआती चरण में अकबर भी इनको जागीरें देता है। जैसे मालवा के क्षेत्र में, संभल के क्षेत्र में, जो यूपी का एक भाग है, यहाँ पे इनकी जागीरदारी थी। लेकिन यह बार बार विद्रोह कर रहे थे और उन विद्रोहों को अंततः अकबर ने दबा दिया। और जब अकबर ने दबा दिया तो यह लोग इस क्षेत्र से भाग गए और भागकर अकबर के खिलाफ ही षड्यंत्र करने लगे। इसीलिए कहते हैं इनको रक्त संबंधी विद्रोही, यानी यह कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से मुगलों से कनेक्टेड थे, या मुगलों के ही परिवार के लोग थे जो पीढ़ियों से इनसे कनेक्टेड हैं। शुरुआती चरण में जब यह लोग विद्रोह करते हैं तो अकबर इनको मानता है कि ये अपने ही परिवार के लोग हैं, तो बार बार इनको माफ करता है। लेकिन धीरे धीरे इनके विद्रोहों की मात्रा बढ़ती जाती है और अंततः अकबर उन विद्रोहों को दबा देता है। अगर हम इनके विद्रोहों को देखें, मतलब कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। जैसे 1562 और 1564 के मध्य, उस समय भी यह लोग विद्रोह कर रहे थे। अब यहाँ एक चीज आप और ध्यान रखिए, जब अकबर का प्रशासन प्रारंभ हुआ था तो अकबर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट था। किस पर? बैरम खान पर, उसके बाद महामनगा, इन सब पर अकबर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट था। एक पिछली वीडियो में हमने बात की है अकबर के प्रधानमंत्रियों की, और उस वीडियो में हमने देखा था कि लगभग 15 साल, यानी अपने प्रशासन के शुरुआती 15 साल अकबर इन्हीं प्रधानमंत्रियों पर डिपेंड था, यानी उसका शासन डिपेंडेंट शासन था। लेकिन धीरे धीरे अकबर मजबूत होता है, अकबर की एज बढ़ती है, तो अकबर पूरा प्रशासन धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। शुरुआती चरण से ही यह मिर्जा जो आपके हैं यह विद्रोह करते हैं। लेकिन शुरुआती चरण में एक तो अकबर के पास जो शक्ति है वह केंद्रित नहीं है, सारा कंट्रोल अकबर के पास नहीं है, तो शुरुआती चरण में वह इनको माफ करता है। जैसे जब 1562 और 64 के विद्रोह हुए, उस समय जो शरीफुद्दीन हुसैन है वह विद्रोह करता है, तो उसको माफ किया गया। ये जो आपका शरीफुद्दीन हुसैन है यह अकबर की सौतेली बहन से विवाहित था, यानी यह रिश्तेदार था। इसके बाद हम एक परंपरा भी देखेंगे मुगलों में। कैसी परंपरा? मुगल अपनी जो बेटियां हैं या फिर अपनी जो बहनें हैं उनका विवाह ही नहीं करते थे, क्योंकि जब यह विवाह हुआ उस विवाह के बाद इसने भी प्रशासन में हिस्सा मांगा, इसको हिस्सा नहीं मिला तो इसने विद्रोह कर दिया, उस विद्रोह को दबाना पड़ा। इसी तरह से जो आपका शाह अबुल माली है यह भी विद्रोह करता है, यानी विद्रोहों का जो क्रम है मिर्जाओं का वह पहले से ही चला आ रहा था। अपने अपने समय में जिसको जब मौका मिला उसने विद्रोह किया। अकबर इन विद्रोहों को दबाता भी रहा और शुरुआती चरण में इनको माफ भी करता रहा। लेकिन जब विद्रोह होता है 1565 और 1567 के मध्य का, इन्हीं को मुख्यतः कहते हैं मिर्जा विद्रोह, क्योंकि इन्हीं के बाद अकबर आक्रमण करेगा गुजरात पर और इन मिर्जाओं को समाप्त करने की कोशिश करेगा। इस समय जो आपके हुसैन मिर्जा हैं, मोहम्मद हुसैन मिर्जा हैं, और जो उनके भाई बंधु हैं, यह संभल के क्षेत्र में विद्रोह कर देते हैं। फिर वहां से यह भागकर मालवा जाते हैं और मालवा पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अकबर मालवा को अपने अधिकार में ले लेता है, फिर यह भाग जाते हैं, भाग कर जाते हैं राजस्थान में, और वहां पर भी जो आपका मोहम्मद हुसैन मिर्जा है वह विद्रोह करता है। अकबर राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में नियंत्रण कर लेता है। धीरे धीरे फिर यह भागकर चले जाते हैं गुजरात के क्षेत्र में। गुजरात के क्षेत्र में मुजफ्फर शाह तृतीय का शासन है, और हमने पीछे देखा कि क्षेत्रीय गुटबाजी है, अस्थिरता है, सामंत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इन्हीं में दो सामंत हैं, शेर खान फुलादी और इख्तियाउर मुल्क। इनसे यह मिर्जा जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद विद्रोह करने की कोशिश करते हैं। तो अब इन विद्रोहों को दबाने के लिए अकबर युद्ध करेगा और युद्धों के लिए वह अभियान करेगा। पहला अभियान होगा जुलाई 1572 से जून 1573 तक। अकबर का जो गुजरात अभियान है यह इसकी शक्ति को दिखाएगा। कैसे? अकबर अपनी सेना के साथ जाएगा, और जाहिर सी बात है युद्ध में जाएगा तो सेना के साथ जाएगा, लेकिन सेना के साथ यह जाने के दौरान बहुत धीरे धीरे जाएगा। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? धीरे धीरे जाने का मतलब यह सूचित करते हुए जाएगा कि अकबर युद्ध करने आ रहा है। इसका मतलब अकबर अपनी जो प्रभावशीलता है उस प्रभावशीलता को दिखाना चाहता है कि वह कितना ताकतवर है। इसके साथ साथ अकबर जो राजस्थान का क्षेत्र है उस राजस्थान के क्षेत्र से होता हुआ जाएगा, और होता हुआ जाने का मतलब जो स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं को निपटाते हुए जाएगा। यानी अकबर फतेहपुर सिकरी से निकलेगा और वहां से निकलने के बाद राजस्थान होते हुए यह पहुंचेगा गुजरात। तो राजस्थान के क्षेत्र में यह अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना चाहता है। तो आक्रमण की शुरुआत कब होती है? 2 जुलाई को। अकबर फतेहपुर सीरी से निकलता है, और इस समय जो सेना का नेतृत्व है वह कौन कर रहा है? खान कला के नेतृत्व में। खान कला उसके नेतृत्व में यह सेना आगे बढ़ती है। अकबर अजमेर, नागौर और मेरता होते हुए बहुत धीरे धीरे जाता है। रास्ते में वह शिकार भी खूब करता है, स्थानीय समस्याओं को सुलझाता है। यानी अकबर बहुत आराम से धीरे धीरे आक्रमण करते हुए जाता है और
बहुत ज्यादा अपनी प्रभावशीलता को दिखाने का प्रयास करता है। यहाँ लक्ष्य केवल गुजरात को जीतना नहीं है, बल्कि अकबर का प्रशासनिक क्षेत्र जहां जहां है वहां यह प्रदर्शित करना है, यह दिखाना है लोगों को कि अकबर कितना ताकतवर है। इसके बाद अकबर पाटन पर आक्रमण करता है और पाटन को अपने अधिकार में ले लेता है। पाटन क्या है? यह जो आपका गुजरात है उसका उत्तरी क्षेत्र है पाटन। पाटन पर अकबर बहुत आसानी के साथ अधिकार कर लेता है, कोई बड़ा विद्रोह होता नहीं है और आसानी से यह मुगलों के नियंत्रण में आ जाता है। इसके बाद अकबर अहमदाबाद पर कब्जा करता है। अहमदाबाद राजधानी होती है गुजरात की और यहाँ का जो शासक है मुजफ्फर शाह, यह जब पता लगाता है कि अकबर आ चुका है, अकबर का आक्रमण हो चुका है, तो वह भाग जाता है। लेकिन किसी तरीके से उसको पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसको पेंशन दी जाती है और आगरा में ले जाकर नजरबंद कर दिया जाता है। यानी मुजफ्फर शाह को आगरा में ले जाकर नजरबंद कर दिया जाता है और अहमदाबाद पर अब अकबर का नियंत्रण हो जाता है। अकबर यहाँ पर मिर्जा अजीज कोका को यानी खाने आजम को नियुक्त करता है और माही नदी का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसका इनको प्रभारी बना देता है कि अब माही नदी के उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है उसको देखेगा कौन? मिर्जा अजीज कोका। लेकिन माही नदी के जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर नियुक्त करता है इत्मिदाद खान को और यह इत्मिदाद खान स्थानीय जो विद्रोह है उस विद्रोह को भी दबाता है और उसके साथ साथ इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्रयास भी करता है। इस मैप से आप चीजों को ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। ये रहा आपका पाटन का क्षेत्र, ये रहा आपका अहमदाबाद का क्षेत्र। तो इन पर अकबर का नियंत्रण हो जाता है। पाटन आसानी से कब्जा कर लेता है, अहमदाबाद का प्रशासक भाग जाता है, बाद में अकबर उसको पकड़ लेता है। अब जो आपका यह सूरत वाला क्षेत्र है, राजकोट वाला क्षेत्र है, इन सब के लिए अकबर इत्मिदाद खान को नियुक्त करता है कि वह यहाँ का प्रशासन देखे। लेकिन जो आपके विद्रोही हैं, पिछली जो आपके मिर्जा हैं, वह अभी भी बने हुए हैं। इस कारण से अकबर दोबारा से यहाँ आक्रमण करता है। अहमदाबाद को जीतने के बाद अकबर पहुंचता है कंबाय। इस कंबाय को खंभात भी कहते हैं। यानी दिसंबर 1572 में अकबर पहुंचता है खंभात। यहाँ पहली बार अकबर समुद्र को देखता है। लेकिन समुद्र से ज्यादा जो सबसे खास चीज अकबर यहाँ देखता है वह है आपके पुर्तगाली व्यापारी, तुर्की व्यापारी, सीरिया के व्यापारी, फारस के व्यापारी और टासुक्सियाना के व्यापारी। जब अकबर इन व्यापारियों से मिलता है तो वह देखता है कि यहाँ पर बहुत सारा धन संपत्ति है, बहुत सारा व्यापार है, बहुत सारा टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। तो अकबर यह तय कर लेता है कि अब गुजरात को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में रखा जाएगा और गुजरात से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा अब मुगल साम्राज्य में जाएगा। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि अकबर पहली बार पुर्तगालियों से कब मिला और कहां पर मिला? तो दिसंबर 1572 में अहमदाबाद के क्षेत्र में जो आपका खंभात का क्षेत्र है वहीं पर अकबर पुर्तगालियों से पहली बार मिलता है। इसके बाद अकबर दूसरा युद्ध लड़ता है 24 दिसंबर 1572 का, जो आपका करनाल या फिर थासरा का युद्ध है। अकबर ने जब इस खंभात की समृद्धि को देखा तो उसने यह तय किया कि इस बंदरगाह पर अकबर का नियंत्रण होना चाहिए। अकबर इसके लिए युद्ध करता है। अकबर को यह पता चला कि जो विद्रोही मिर्जा है इब्राहिम हुसैन मिर्जा, जिसका प्रशासन उस समय बड़ौदा के क्षेत्र में है, उसने एक मुगल सहयोगी रुस्तम खान को मार दिया है। पूरा नाम क्या है? रुस्तम खान रूमी। इसको मार दिया है। अब यहाँ आप समझिए, अकबर ने क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। कहाँ के क्षेत्र? गुजरात के। और जब अकबर इन क्षेत्रों को जीतता था तो क्या करता था? जो स्थानीय प्रशासक हैं उन स्थानीय प्रशासकों को स्थानीय प्रशासन यानी लोकल गवर्नेंस जो है वह इन्हीं स्थानीय लोगों के पास हो, इस तरह की वह व्यवस्थाएं करता था। धीरे धीरे अकबर ने अपने क्षेत्रों को बढ़ाना शुरू किया। गुजरात के क्षेत्र में भी उसने अपना नियंत्रण बढ़ाया। इसी तरह जो बड़ौदा का क्षेत्र है जहां पर इब्राहिम हुसैन मिर्जा का शासन है, यानी उसने वहां पर एक जागीरदार के रूप में अपनी व्यवस्था बनाई हुई है, उसने एक मुगल सहयोगी को मार दिया। किसे? रुस्तम खान रूमी को। यानी यह भी एक विद्रोह है। इससे अकबर ने जो राजा मानसिंह है, भगवान दास है, इन सब को लेकर आक्रमण कर दिया। अब जो आपका यह सरनाल का युद्ध हुआ या फिर जो आपका थारसा का युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो आपके भगवान दास है इनकी भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि भगवान दास इस युद्ध में अकबर की जान बचाते हैं। जब अकबर को यह पता लगता है कि इब्राहिम हुसैन ने रुस्तम खान को मार दिया है तो अकबर बहुत गुस्से में होता है। बहुत गुस्से में होने के कारण अकबर बहुत छोटी सेना के साथ यानी लगभग 200 सैनिकों के साथ ही आक्रमण कर देता है। अब क्योंकि यहाँ सैन्य संख्या कम है तो जब यह आक्रमण होता है तो एक समय आता है जब अकबर लोगों से घिर जाता है। यानी अकबर अपनी जान बचाने के लिए भी संघर्ष करता है। उस समय उसकी रक्षा करता है कौन? भगवान दास। यानी भगवान दास अकबर की जान बचाता है। और जब अकबर की जान बचाता है कौन? भगवान दास, उसके बाद भगवान दास बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। युद्ध में इब्राहिम हार जाता है और भागकर अहमदानगर और फिर वहां से सिरोही भाग जाता है।
लेकिन यहाँ पर जो आपके भगवान दास है उनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। अकबर उनको अब बहुत ज्यादा सम्मान देने लगता है, उन्हें बैनर देता है यानी उनको निशान देता है, उनके नाम के नगाड़े बजाए जाते हैं यानी ढोल बजाए जाते हैं। तो यानी जो आपके भगवान दास है उनकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अकबर का जो लक्ष्य है खंभात पर नियंत्रण करना, वह अगले युद्ध से उसे प्राप्त होगा। वह करता है सूरत की घेराबंदी। 11 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 1573 तक यह अभियान चलता है। अकबर ने देखा था कि बंदरगाह से उसे कितना लाभ मिल रहा है, तो इसके लिए अकबर आक्रमण करता है। सूरत का जो क्षेत्र है वह एक किलाबंद क्षेत्र है, यानी किले के माध्यम से एक सुरक्षा दीवार बनाई गई है और उस सुरक्षा दीवार के माध्यम से इस बंदरगाह की रक्षा की जाती है। यहाँ का जो प्रशासक है वह कौन है? हमजाबान। और हमजाबान किसके कंट्रोल में है? मोहम्मद हुसैन मिर्जा के कंट्रोल में। यानी मुख्य प्रशासक कौन है? मोहम्मद हुसैन मिर्जा। उसके अंडर कौन है? हमजाबान। और हमजाबान का ही नियंत्रण है सूरत के इस बंदरगाह पर। अकबर घेराबंदी करता है। घेराबंदी के 6 सप्ताहों तक लगातार अकबर गोला बारूद चलाता है, यानी गोला बारूद वहां पर चलता रहता है। किले की दीवारों पर अकबर के गोले लगातार बरसते रहते हैं। इसी में एक घटनाक्रम और आता है, क्योंकि जो आपका यह बंदरगाह का क्षेत्र है यहाँ से होता था व्यापार, और इस व्यापार में एक बड़े हिस्सेदार थे पुर्तगाल। तो पुर्तगाल पहुंचते हैं अकबर के पास कि आप इस युद्ध को रोक दीजिए क्योंकि इससे व्यापार की बहुत हानि हो रही है। अकबर भी यह जानता था कि पुर्तगाली कितने शक्तिशाली हैं। क्यों शक्तिशाली हैं? एक तो इनके पास जो नाव है वह बहुत ज्यादा एडवांस है, दूसरे जो इनके पास गोला बारूद है वह भी बहुत ज्यादा एडवांस है। तो जब यह व्यापारी पहुंचते हैं अकबर के पास और युद्ध रोकने की बात करते हैं, तो अकबर यह समझ जाता है कि अगर डायरेक्ट मना कर दिया तो जो यह पुर्तगाली हैं यह भी युद्ध में शामिल हो जाएंगे, यह जाकर मिल जाएंगे हमजाबान से या फिर मोहम्मद हुसैन मिर्जा से और मिलकर उसके खिलाफ अभियान करेंगे। पुर्तगाली शक्ति में ज्यादा है, स्पेशली बंदरगाह के क्षेत्र में। अकबर इस बात को समझता है, तो वह पुर्तगालियों से कहता है, अकबर यानी पुर्तगालियों से कहता है कि आपको वास्तव में क्या चाहिए? आपको व्यापार चाहिए, आपको युद्ध तो करना नहीं है। प्रशासन किसी का भी हो, आपका तो मतलब व्यापार से है। तो हम क्या करेंगे? आपको व्यापार की सुविधा देंगे, आप हमारे साथ रहकर व्यापार कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको ज्यादा लाभ होगा अगर मेरा प्रशासन वहां पर हो। पुर्तगालियों ने पूछा कैसे? अब बताइए। अकबर कहता है देखो, राजस्थान के बड़े क्षेत्रों पर मेरा अधिकार है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। मालवा के क्षेत्र पर मेरा अधिकार है, बिल्कुल है। दिल्ली के क्षेत्र में मेरा अधिकार है, बिल्कुल है। आगरा के क्षेत्र में मेरा अधिकार है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। यानी कि जो पूरा मध्य भारत है, उत्तर भारत है, उत्तर पश्चिम भारत है, इन सारे क्षेत्रों पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। तो मैं आपको ना केवल यहाँ व्यापार करने की, मतलब ना केवल सूरत में व्यापार करने की, बल्कि इन क्षेत्रों में भी व्यापार करने की सुविधा दूंगा। अगर मेरा नियंत्रण होगा तो यहाँ पर भी तो आप व्यापार कर सकते हैं। पुर्तगालियों को भी यह बात समझ में आई और पुर्तगाली इस युद्ध से दूर हो गए। पुर्तगालियों ने कहा ठीक है, युद्ध करिए, आप जीतिए किले को, और किले पर जीतने के बाद हमको व्यापारिक अधिकार मिलना चाहिए, हमारी बस इतनी सी समस्या है। पुर्तगाली इस युद्ध से अलग हो जाते हैं और अकबर अंततः किले को जीत लेता है। 26 फरवरी 1573 को हमजाबान आत्मसमर्पण कर देता है। कारण क्यों? पुर्तगालियों ने हाथ खींच लिया कि ठीक है, अब आपस में आप लोग समझिए, जो भी यहाँ का प्रशासक होगा यानी जो युद्ध को जीतेगा हम उसके साथ व्यापार करेंगे। अकबर ने किले को जीतने के बाद सुलेमानी तोपों को जब्त कर लिया और जब्त करने के बाद उसे आगरा ले गया। यह सुलेमानी तोपें वह थी जो ओटोमन तुर्की ने यहाँ पर छोड़ी। ये घटनाक्रम और है, मतलब किस तरह से यहाँ तोपें आई, इसमें कई सारे तथ्य हैं। ऐसे आप केवल समझ लीजिए, तुर्क से भी व्यापार था, तो तुर्की जो व्यापारी हैं वह प्रशासनिक रूप से भी मदद करते थे। उन्हीं मददों के दौरान यह तोपें भी आई थी और यह तोपें इन बंदरगाहों की सुरक्षा करती थी, या इन तोपों को इन बंदरगाहों की सुरक्षा में लगाया गया था। लेकिन अकबर ने बंदरगाह को जीत लिया तो यह तोपें भी अकबर के कंट्रोल में आ गई। सूरत को जीतने के बाद अकबर ने यहाँ पर कालिज खान को प्रशासक बना दिया और अब यहाँ का प्रशासन कालिज खान देखने लगा। तो इस तरह सूरत पर भी अकबर का अधिकार हो गया। इसके साथ साथ जनवरी से लेकर अप्रैल 1573 तक जो अन्य छोटी छोटी लड़ाइयां हैं अकबर उनको भी लड़ता है। यानी जितने भी छोटे विवाद हैं उन सब को सुलझाने की अकबर कोशिश करता है। उन सारे विद्रोहों को वह दबाने की कोशिश करता है जो किसी तरीके से भी उसके लिए खतरा बन सकते हैं। इनमें वह सिरोही में लड़ता है, जहाँ पर राजपूतों की एक टुकड़ी से वह लड़ता है। इदार में भी वह लड़ता है, और जो इदार का युद्ध है, यानी इदार में जो यह युद्ध लड़ता है उसमें क्या है, जो आपका शेर खान फुलादी है, इसके जो बेटे हैं उनका पीछा करने के लिए मानसिंह को भेजता है कौन? अकबर। शेर खान फुलादी कौन है? यह हमने पीछे देखा, यह भी एक विद्रोही है जो मिर्जाओं से मिलकर अकबर के खिलाफ विद्रोह करता है। अगला युद्ध होता है पाटन का युद्ध। 22 जनवरी 1573 को यह युद्ध होता है। इस युद्ध में खाने आजम यानी मिर्जा अजीज कोका ने मोहम्मद हुसैन मिर्जा, शाह मिर्जा और शेर खान फुलादी की संयुक्त सेना को
हरा दिया। जब यह लोग युद्ध में हार गए तो हारने के बाद जूनागढ़ और उसके बाद फिर दक्कन की तरफ भाग गए। अभी भी यह लगातार भाग रहे हैं, लेकिन अंततः यह मारे जाएंगे। जो आपका शेर खान फुलादी है, जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे की, यह वास्तव में कौन था? यह गुजरात का एक सरदार था, स्थानीय कबीले का या फिर फुलादी कबीले का यह नेता था। स्थानीय प्रशासन को देखता था और धीरे धीरे एक स्वतंत्र सामंत के रूप में यह स्थापित हो चुका था। मिर्जाओं से मिलकर अकबर के खिलाफ विद्रोह करता है, लेकिन अंततः युद्ध को हार जाता है। इसके बाद अकबर जिन क्षेत्रों को जीत चुका होता है, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करता है। 1573 में अकबर अहमदाबाद लौट आता है और गुजरात को फिर से ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ खाने आजम को गुजरात और मुजफ्फर खान तुर्बकी को मालवा का प्रशासक बना देता है। इसके बाद जो टोडरमल है, यानी अकबर की जो आर्थिक नीतियों को देखने वाले व्यक्ति हैं टोडरमल, या फिर राजस्व नीति को देखने वाले जो व्यक्ति हैं टोडरमल, उनके नियंत्रण में इस क्षेत्र को लाया जाता है। मतलब यह कि अब जो आपके टोडरमल है, वह जो भी राजस्व नीतियां बनाएंगे वह इन क्षेत्रों पर भी लागू होगी। इसके बाद 4 जून 1573 को अकबर फतेहपुर सिकरी लौट आता है और यह मान लेता है कि जो गुजरात का क्षेत्र है वह मुगलों के कंट्रोल में है। लेकिन इन सबके बीच जो आपका इब्राहिम हुसैन मिर्जा है, जो भागकर पंजाब चला गया था, वहां पर जो मुगल गवर्नर है हुसैन कुली खां, वह उसे हरा देता है, उसे मार देता है और मारने के बाद उसका कटा हुआ सिर अकबर को भेंट करता है। इस तरह से इब्राहिम हुसैन मिर्जा मारा जाता है, लेकिन अभी बाकी मिर्जा बचे हुए हैं। जब अकबर लौट जाता है तो फिर से विद्रोह होता है और इस बार विद्रोह मोहम्मद हुसैन मिर्जा, इख्तियार मुल्क और शेर खान फुलादी के बेटों ने किया था। यह क्या करते हैं? पाटन पर कब्जा करने की कोशिश और मुगल सेना को घेरने की कोशिश। स्थानीय सरदार भी इनका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि वह मान रहे थे कि जो मुगलों का प्रशासन है वह बाहरी प्रशासन है, इनको यहाँ से हटा देना चाहिए। तो स्थानीय लोग भी इनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन इस बार अकबर बहुत तेजी के साथ अटैक करता है। पहला अटैक अकबर बहुत धीरे धीरे करता है, लेकिन दूसरा अटैक अकबर बहुत तेजी के साथ करता है। इस बार यह अटैक केवल और केवल 11 दिनों की यात्रा में किया जाता है। पिछला अटैक 3 महीने की यात्रा में किया गया था, यह अटैक 11 दिनों की यात्रा में किया जाता है। दूरी वास्तव में थी, यानी पहली बार अकबर भले ही धीरे धीरे गया, लेकिन वास्तव में दूरी इतनी थी कि लंबा समय लगना चाहिए था। लेकिन दूसरी बार अकबर इतना तेज अटैक करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस बार इस विद्रोह को बहुत तेजी के साथ नहीं दबाया गया तो जो व्यापारिक लाभ है वह अकबर के हाथों से चला जाएगा। तो 23 अगस्त 1573 को सूरत पर दूसरा आक्रमण शुरू किया जाता है। अकबर फिर से फतेहपुर सिकरी से निकलता है और मात्र 11 दिनों में यह अहमदाबाद तक पहुंच जाता है। सामान्यतः यह दूरी 6 सप्ताह की है, यानी 6 वीक की दूरी है, लेकिन रोजाना 5 मील से ज्यादा चलते हुए अकबर केवल 11 दिनों में यह यात्रा पूरी करता है। इसके बाद अहमदाबाद का युद्ध होता है। इस युद्ध में अकबर मोहम्मद हुसैन मिर्जा, इख्तियार मुल्क और जो अन्य स्थानीय सरदार हैं उन सबको पराजित करता है। इस बार युद्ध का नेतृत्व कौन करता है? अब्दुल रहीम खाने खाना, यानी जो बैरम खान के बेटे हैं, वह इस युद्ध का नेतृत्व करता है। मोहम्मद हुसैन मिर्जा, इख्तियार मुल्क, यह सारे पकड़े जाते हैं और अंततः इन सबको मार दिया जाता है। लेकिन इस बार भी जो आपका शेर खान फुलादी है वह युद्ध के मैदान से भाग जाता है और अहमदाबाद पर फिर से अकबर का नियंत्रण हो जाता है। इस युद्ध में एक खास चीज और है। खास चीज क्या कि अकबर ने जो यह युद्ध लड़ा, इस युद्ध में 27 अधिकारियों में से 15 अधिकारी क्या थे? हिंदू थे। यानी हिंदू और मुस्लिम की कोई बात यहाँ नहीं थी, क्योंकि जो आपका चित्तौड़ का युद्ध था उस युद्ध में अकबर ने जिहाद घोषित किया था, लेकिन इस वाले युद्ध में ऐसा नहीं था। यह युद्ध पूरी तरीके से व्यापारिक लाभ के लिए था। इसीलिए हम देखते हैं कि 15 हिंदू अधिकारी भी हमको दिखते हैं। 5 अक्टूबर 1573 में अकबर वापस होता है और वापस होने के साथ ही अकबर के नियंत्रण में अब पूरा गुजरात था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, वह क्या? बुलंद दरवाजा। यह फैक्ट भी आपसे पूछा जाता है। अकबर ने गुजरात जीता और गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में 1575 में इस बुलंद दरवाजे को बनवाया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा। फतेहपुर सिकरी में यह स्थित है, 1575 में बनाया गया और जो जामा मस्जिद है फतेहपुर सिकरी में, उसके मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में इसे बनाया गया। ये जो आपका बुलंद दरवाजा है, इसमें जो आपके आर्ट एंड कल्चर वाली चीजें हैं, वह चीजें परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती हैं, उनको भी हम समझते हैं। सबसे पहली चीज, यह 54 मीटर ऊंचा है, 35 मीटर चौड़ा है, एक पहाड़ी पर स्थित है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट और सबसे ज्यादा जिसको पूछा जाना संभव है, वह क्या है? यह चूने पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से और संगमरमर से बना है। संगमरमर आप जरूर ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाजे में संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है,
क्योंकि लाल बलुआ पत्थर आपको साफ साफ दिखेगा, चूने का प्रयोग आपको साफ साफ दिखेगा, यानी चूने का जो पत्थर है वह भी आपको दिखेगा। लेकिन संगमरमर वाले केस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, संगमरमर का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। एक विशाल मेहराब बनाई गई है और यह मेहराब 15 मीटर ऊंची है, यह भी पूछा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ का जो शिलालेख है वह किन भाषाओं में है और किन धर्मों से संबंधित है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यह फारसी भाषा का शिलालेख है। इस्लाम की जो बातें हैं वह यहाँ लिखी गई हैं, अकबर से संबंधित तथ्य यहाँ लिखे गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ईसाई धर्म से संबंधित तथ्य भी यहाँ पर लिखे गए हैं। इन शिलालेखों में एक व्यक्ति का नाम भी उल्लेखित है, शेख सलीम चिश्ती। अब यह शेख सलीम चिश्ती कौन है? यह चिश्ती संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत हैं, यानी जो आपका सूफीवाद है उसमें एक संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, और उसी चिश्ती संप्रदाय से यह आपके कनेक्टेड है कौन? सलीम चिश्ती। अकबर सलीम चिश्ती को बहुत मानता है और कहते हैं कि जो अकबर के बेटे का जन्म हुआ, यानी जहांगीर का जो जन्म हुआ, वह भी इन्हीं की दुआओं से ही हुआ था। यह तथ्य भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं वास्तुशिल्प से संबंधित जो बातें हैं वह भी पूछी जाती है बुलंद दरवाजे से संबंधित। जैसे अष्टकोणीय आधार पर बना है, दोनों ओर 2 मीनारें हैं, 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, छतरियों का भी प्रयोग किया गया है। अब यह आपका क्या है? हिंदू कल्चर से संबंधित, यानी इस्लाम का प्रभाव भी है, ईसाई धर्म के लेख भी हैं, और हिंदुओं की जो छतरियां हैं, यानी जो गुम्बद नुमा संरचना है, भारतीय स्थापत्य कला का जो प्रभाव है वह भी हमको इस बुलंद दरवाजे में दिखता है। इसके साथ साथ ज्यामितीय आकृतियां और जो सजावटी डिजाइन है, इसमें आपको इस्लाम का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखेगा। जैसे फूलों का प्रयोग, नक्काशी का प्रयोग, ज्यामिति पैटर्न का प्रयोग, यह सब कुछ आपको दिखेगा। इसके साथ साथ अरबी भाषा, फारसी भाषा, इनकी कैलीग्राफी दिखेगी, जालीदार काम का भी यहाँ प्रभाव दिखेगा, नक्काशी दिखेगी, यानी इस्लाम का जो प्रभाव है वह भी हमको स्पष्ट रूप से दिखता है। ज्यादा प्रभाव किसका है? इस्लाम का। स्ट्रक्चर में कुछ प्रभाव हमको हिंदू धर्म का भी दिखता है, जैसे जो आपके गुम्बद नुमा संरचनाएं हैं, यानी जो आपकी छतरियां हैं वह हमको दिखती हैं। इसके साथ साथ जो आपका ईसाई धर्म है उसका भी कुछ प्रभाव हमको दिखता है। तो बुलंद दरवाजे से संबंधित इससे ज्यादा तथ्य आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस तरह हमने समझा कि अकबर ने कैसे गुजरात को जीता, कैसे उसने 2 अभियान किए, और उसके बाद हमने यह समझा कि कैसे अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजे से संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य हैं जो परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सबको भी हमने देख लिया है। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।